दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया था। आज के हमारे वीडियो में सेल्स, रेवेन्यू और इनकम के बीच के डिफरेंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको भी लगते हैं ये टर्म्स कंफ्यूजिंग तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं बात फाइनेंस की यूट्यूब चैनल। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स को समझते हैं। जिन कोर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में कोई बिजनेस एंटिटी लगी हुई है, किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में इन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के थ्रू जो भी मनी एक्रू या अर्न की जाती है व्यवसाय के द्वारा, उसे हम सेल्स कहते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर कोई बिजनेस एंटिटी पेन की सप्लाई में लगी हुई है तो पेन को बेचकर उसे जो भी मनी एक्रू या अर्न होती है उसे हम सेल्स कहते हैं। अगर ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्क्रैप न्यूज़पेपर्स को सेल करके कोई मनी अर्न करती है तो इसे हम सेल्स नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब कोर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से जो मनी हमें अर्न या एक्रू होगी उसे ही हम सेल्स में कंसीडर करेंगे। सेल्स का फिगर कैलकुलेट करने के लिए हमें कोर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से जो मनी अर्न या एक्रू हुई है उसको अगर हम टोटल कर लेते हैं तो ये हमारी सेल्स की फिगर कैलकुलेट हो जाती है। सेल्स रेवेन्यू का एक सबसेट है। इसका मतलब रेवेन्यू सेल्स के कंपैरिजन में एक ग्रेटर टर्म है। अगर हम सेल्स और अदर इनकम को टोटल कर देते हैं तो वो रेवेन्यू कहलाता है। चलिए अब रेवेन्यू को समझते हैं। रेवेन्यू बिजनेस से एसोसिएट टर्म है। बिजनेस एंटिटीज के लिए हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में किसी व्यवसाय द्वारा जो टोटल इनकम जनरेट की जाती है उसे ही हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस के द्वारा अर्जित की गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम्स दोनों को टोटल किया जाता है। आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट इनकम प्लस इनडायरेक्ट इनकम रेवेन्यू कहलाता है। सेल्स या सर्विसेज की सप्लाई करके जो इनकम हमें जनरेट होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं और इन्वेस्टमेंट या अदर किसी सोर्स से जो हमें इनकम जनरेट होती है उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, लाइसेंसिंग फी, कमीशन, ये इनडायरेक्ट इनकम के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म इनकम को समझते हैं। पिछले दो टर्म सेल्स और रेवेन्यू केवल बिजनेसेस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन इनकम एक ऐसा टर्म है जो इंडिविजुअल और बिजनेसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में किसी इंडिविजुअल या बिजनेस के द्वारा अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के बदले में अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है तो इसे हम इनकम कहते हैं। इस डेफिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। पहला है पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इनकम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जनरेट हो सकती है। सेकंड है इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स बेसिकली हमारे एसेट्स होते हैं। इन एसेट्स को यूज करके बदले में इनसे हम कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करते हैं और उसी इकोनॉमिक बेनिफिट को हम इनकम कहते हैं। थर्ड एस्पेक्ट है एक्सचेंज। हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सामने वाली पार्टी को ऑफर करते हैं उसके यूटिलाइजेशन के लिए और बदले में हमें इनकम जनरेट होती है। फोर्थ एस्पेक्ट है इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी का। इनकम इंडिविजुअल पर्सन को भी जनरेट हो सकती है और बिजनेस एंटिटी को भी जनरेट हो सकती है। और लास्ट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर हमने कोई इकोनॉमिक रिसोर्स सामने किसी पार्टी को ऑफर किया है उसके यूटिलाइजेशन के लिए और बदले में हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है तो वो इनकम की कैटेगरी में नहीं कंसीडर होगा। सेल्स की तरह ही इनकम भी रेवेन्यू का सबसेट है। रेवेन्यू एक लार्जर टर्म है जबकि इनकम एक स्मॉलर टर्म है। डायग्राम के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं सारी इंडिविजुअल इनकम्स का अगर हम टोटल कर देते हैं तो इस टोटल को ही हम रेवेन्यू कहते हैं। चलिए इनकम के कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड देयर इनकम्स। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है
कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम एक्सचेंज करेंगे तो उससे बदले में हमें क्या इनकम जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन फोर्स एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। एक इंडिविजुअल एज एन एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है और बदले में उसे सैलरी या वेजेस रिसीव होता है। इसी तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ह्यूमन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बदले में उसे कमीशन या ब्रोकरेज जनरेट होता है। लाइकवाइज, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम किसी पार्टी को इस्तेमाल के लिए देते हैं तो बदले में हमें रेंट मिलता है। कैपिटल एसेट्स, जिनको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, अगर इसको आप सेल करते हैं तो बदले में आपको कैपिटल गेन मिलता है। कैपिटल लॉस को हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है बिकॉज कैपिटल लॉस हमारी इनकम नहीं होता है। प्रॉफिट अगर हमें होगा किसी कैपिटल एसेट्स को सेल करके तो उसे ही हम इनकम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिसोर्स बिजनेस और प्रोफेशन है। इससे हमें प्रॉफिट के रूप में इनकम जनरेट होती है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं पे करते हैं तो बदले में आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस वगैरह मिलता है। इसी तरीके से आपने कोई बुक लिखी है, कोई आर्ट वर्क किया है तो बदले में आपको रॉयल्टी या लाइसेंसिंग फी जनरेट होती है। चलिए अब इनकम के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। इंडिविजुअल, बिजनेस और नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल के लिए मेजर इनकम का सोर्स सैलरी, वेजेस या पेंशन हो सकता है, और अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है या उसके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है तो अदर इनकम्स में उसको रेंट, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, लॉटरी या रॉयल्टी एक्सेट्रा अदर इनकम के रूप में जनरेट हो सकती हैं। इसी तरीके से बिजनेस एंटिटी के लिए प्रोडक्ट की सेल और सर्विस से जो इनकम जनरेट होती है वही उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। और इंडिविजुअल की तरह ही बिजनेसेस भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको रेंट, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, रॉयल्टी, फी एक्सेट्रा की इनकम भी अदर इनकम के सोर्स के रूप में जनरेट हो सकती है। नेशन के लिए मेजर इनकम ऑफ सोर्सेज हैं टैक्सेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जनरेट की हुई इनकम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, माइनिंग एक्टिविटीज या इसी तरीके की सिमिलर एक्टिविटीज के लिए इशू किए हुए लाइसेंसेस की लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए इशू किए हुए टेंडर्स, प्रॉपर्टीज के ऑक्शन से जनरेट की गई इनकम, टेलीकॉम सर्विसेज के लिए इशू किए हुए स्पेक्ट्रम। नेशन के लिए अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, फी एंड चार्जेस एक्सेट्रा। डिटेल रिसर्च करके मैंने आपको इन तीनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की है। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए इन तीनों टर्म्स का टैबुलेटेड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। कोर गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करके जो भी मनी हमें जनरेट होती है उसे हम सेल्स कहते हैं। किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में किसी बिजनेस एंटिटी के थ्रू अर्न की गई टोटल इनकम्स को हम रेवेन्यू कहते हैं। किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में इकोनॉमिक रिसोर्सेज के एक्सचेंज के बदले जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें जनरेट होते हैं उन्हें हम इनकम कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है एप्लीकेबिलिटी। सेल्स और रेवेन्यू बिजनेस एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं जबकि इनकम इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है कैलकुलेशन। किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में टोटल नंबर ऑफ गुड्स या सर्विसेज की सेल को अगर हम उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमें सेल्स का फिगर कैलकुलेट होकर मिल जाता है। रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल्स में अदर इनकम्स को प्लस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के बेसिस पे इनकम्स ग्रॉस या नेट हो सकती हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बदले में आपको जो ग्रॉस मनी रिसीव होती है उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं, और अगर आप ग्रॉस इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो इसे हम नेट इनकम कहते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है स्कोप। सेल्स का जो स्कोप है वो नैरोएस्ट है, ये जस्ट इनकम का एक टाइप होता है। रेवेन्यू का स्कोप इन तीनों टर्म्स में ब्रॉडेस्ट है। सारी इनकम्स को जब हम टोटल कर देते हैं तो ये हमारा रेवेन्यू कहलाता है, सेल्स भी उसका पार्ट होता है। इनकम का स्कोप रेवेन्यू के कंपैरिजन में नैरोअर होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है ग्रॉस वर्सेस नेट। सेल्स ग्रॉस और नेट हो सकते हैं, इसी तरीके से रेवेन्यू भी ग्रॉस और नेट हो सकता है। अगर हम ग्रॉस प्रोसीड्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे लिए नेट इनकम कैलकुलेट हो जाती है। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है प्रेजेंटेशन इन इनकम स्टेटमेंट।
सेल्स इनकम स्टेटमेंट में टॉप लाइन ऑफ आइटम होता है। लाइकवाइज रेवेन्यू भी इनकम स्टेटमेंट में टॉप लाइन ऑफ आइटम होता है, इसमें सेल्स भी इंक्लूड हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट में इनकम टॉप लाइन आइटम हो भी सकती हैं और नहीं भी। अगर हम ग्रॉस इनकम की बात करें तो ये टॉप लाइन ऑफ आइटम हो सकती हैं, बट नेट इनकम टॉप लाइन ऑफ आइटम नहीं होती हैं। आशा करता हूँ तीनों टर्म्स का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है या आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।